बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। पहले हम डिस्पर्शन के बारे में पढ़ेंगे कि डिस्पर्शन क्या होता है, फिर मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन के बारे में कभी देखेंगे। डिस्पर्शंस क्या होता है? स्कार्टीनेस ऑफ द वैल्यूज अराउंड द मीन वैल्यू इज कॉल्ड डिस्पर्शन। स्कार्टीनेस क्या कहलाता है? कहते हैं किसको कहते हैं कि फैलाव को, ऑफ द वैल्यूज़, जो वैल्यूज़ के फैलाव को अराउंड द मीन वैल्यू, जो मीन वैल्यू होते हैं उसके अराउंड जो से वैल्यू के फैलाव को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्पर्शंस कहते हैं। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शंस क्या होता है? एनी डिस्क्रिप्टिव मेजर दैट इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ वेरिएशन of given value about their center is called measure of dispersion। इसका ये मतलब ये होता है कि हमारे पास आती हैं वैल्यूज़ होती हैं, गिवन वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, उसका हम लोग मीन निकालते हैं और वो किसी एक यानी कोई भी वैल्यूज़ है उसके दरमियान में, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 2 3, उसकी हम एवरेज निकालेंगे तो वो हमारे इन 3 नंबर के दरमियान में आएगा, ठीक है। वो जो नंबर होगा उससे इन तीनों नंबर के दरमियान का डिस्टेंस जो सा होता है वो हमारे पास क्या होता है? मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। फॉर एग्जांपल हमारे पास आया 1.5, ठीक है, इसकी एवरेज आई थी 1.5। उस 1.5 का डिस्टेंस 1 से कितना हुआ और 1.5 से 2 तक का डिस्टेंस कितना हुआ, 1.5 का 3 से साथ डिस्टेंस कितना हुआ, वो हमारे पास जो सा डिस्टेंस होता है वो हमारे पास मेजर्स किया जाता है, तो वो उसको कहते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। टाइप्स ऑफ डिस्पर्शंस, कितनी डिस्पर्शंस की टाइप्स होती है? एब्सोल्यूट डिस्पर्शन, रिलेटिव डिस्पर्शन। एब्सोल्यूट डिस्पर्शंस वो डिस्पर्शन होते हैं जिसमें यूनिट होते हैं ऑफ द वेरिएबल, यानी वेरिएबल के यूनिट्स जो से होते हैं, जो एक अकेला होता है वो क्या होता है? एब्सोल्यूट डिस्पर्शन। रिलेटिव डिस्पर्शंस क्या होता है? जिसमें रेशियो होते हैं, परसेंटेज होता है, कोफिशिएंट होते हैं, वो होता है मेजर्स, रिलेटिव डिस्पर्शन। यानी इस टॉपिक में हम लोग जो सा हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, क्योंकि उसमें परसेंट आ जाता है तो वो हमारे पास क्या होता है? रिलेटिव डिस्पर्शंस होता है। इस मेजर्स ऑफ डिस्पर्शंस में हम वेरिएंस देखेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन देखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन देखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन देखेंगे, स्टैंडर्ड एरर भी देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं वेरिएंस। इट इज़ डिफाइंड एज द एवरेज ऑफ द स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन, ठीक है। मीन का जो सा स्क्वायर डेविएशन है उसकी एवरेज जो सा होगा वो वेरिएंस कहलाता है, ठीक है। इसका आगे हम लोग फार्मूला भी देखेंगे कि ग्रुप्ड, क्योंकि इसमें भी क्या होता है? ग्रुप डाटा भी होता है और अनग्रुप डाटा भी होता है, दोनों तरह के हम लोग फार्मूले भी देखेंगे और क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेरिएंस, द वेरिएंस ऑफ अ कांस्टेंट इज़ ज़ीरो। जब भी कोई कांस्टेंट टर्म हो उसका वेरिएंस लिया जाए, जिस तरह ए जो है वो कांस्टेंट टर्म है, उसका जब वेरिएंस लेंगे तो हमारे पास क्या, वी को डिनोट किया जाता है वेरिएंस से, उसका वेरिएंस क्या होगा? इक्वल टू ज़ीरो। ये प्रॉपर्टी है। अब सेकंड प्रॉपर्टीज़ क्या है कि जब हमारे पास अगर कोई वेरिएबल है, ठीक है, उसके साथ अगर हम कोई कांस्टेंट टर्म ऐड कर दें और सब्ट्रैक्ट कर दें, या फिर सब्ट्रैक्ट कर दें या फिर ऐड कर दें, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आती। देखें, ये वेरिएबल है, उसमें हम लोगों ने कांस्टेंट टर्म प्लस भी किया माइनस भी किया, ठीक है। जब वेरिएंस अप्लाई करेंगे, इस पर भी लिखते हैं, फॉर एग्जांपल वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस माइनस वेरिएंस ऑफ ए, ठीक है। अब वेरिएंस ऑफ ए कांस्टेंट टर्म है ना, हम लोगों ने पहली प्रॉपर्टी से में कहा है कि जब कांस्टेंट टर्म का वेरिएंस लेते हैं तो वो क्या हो जाता है? ज़ीरो। तो इसी तरह हम लोग वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस माइनस कांस्टेंट टर्म है उसका वेरिएंस लिया तो वो इक्वल टू ज़ीरो हो गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वेरिएंस ऑफ एक्स। तो इसमें कोई चेंज नहीं आता। इसी तरह अगर इसकी थर्ड प्रॉपर्टीज़ है, वो है हमारे पास, अगर वेरिएंस है, ठीक है, अगर कोई कांस्टेंट टर्म किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो जाए और उसका वेरिएंस लिया जाए तो वो क्या हो जाएगा? ठीक है।
अब यहाँ देखें कि हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म है जब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई जब करेंगे, मल्टीप्लाई हो रहा होगा कांस्टेंट टर्म, तो जब वो बाहर आएगा वो स्क्वायर में हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर हो जाएगा, वेरिएंस ऑफ एक्स हो जाएगा। जैसा फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास वेरिएंस ऑफ 3 ऑफ एक्स है, ठीक है, कोई कांस्टेंट टर्म वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो, उसका वेरिएंस क्या होगा, 3 जब बाहर आएगा तो स्क्वायर में लिखा जाएगा और वेरिएंस ऑफ एक्स लिखा जाएगा, ठीक है। 3 3 ज़ा 9 वेरिएंस ऑफ एक्स, ठीक है। यही लिखा हुआ है द वेरिएंस इज़ मल्टीप्लाई आर डिवाइडेड, कि अगर वेरिएंस मल्टीप्लाई भी किया जाए या डिवाइड भी करा बाय द स्क्वायर ऑफ द कांस्टेंट, तो उसका कांस्टेंट क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, व्हेन ईच ऑब्जर्वेशंस ऑफ द वेरिएबल एक्स इज़ आइदर मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय अ कांस्टेंट। यही है कि अगर कभी वेरिएंस मालूम करना हो या फिर वो उसका कांस्टेंट हो, मल्टीप्लाई हो या फिर डिवाइड हो रहा हो, तो उसका जो कांस्टेंट टर्म होगी वो क्या हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगी, और वेरिएबल के साथ क्या आ जाएगा, वेरिएंस आ जाएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी है कि वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई के इक्वल होते हैं, ठीक है। अगर माइनस हो रहा होगा तो वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई ही होगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज़ हैं कि अगर प्लस होगा तब भी प्लस है, अगर माइनस होगा तब भी प्लस है। अब इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फार्मूले देखते हैं। पहले फार्मूले हैं अनग्रुप्ड का, ये फार्मूला, इसमें अंडर रूट नहीं आता, ठीक है, और ग्रुप्ड का ये फार्मूला होता है, ठीक है, और ये वाला भी हो जाता है। इसमें यू आ जाता है क्योंकि इंटरवल दिया होता है तो हम एक्स को यू में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग फार्मूला देखते हैं अनग्रुप डाटा। पहले भी मीन, एवरेज, मीन अरिथमेटिक में भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है कि ग्रुप डाटा क्या कौन सा होता है और अनग्रुप डाटा कौन सा होता है। अनग्रुप डाटा वो डाटा होता है जो हमें डाटा गिवन होता है वो अरेंज्ड नहीं होता, ठीक है, या फिर अरेंज नहीं होता, या फिर हम लोगों को एक ऑब्जर्वेशंस का, सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन का डाटा दिया जाता है। अब इसमें हमारे पास 4 8 10 13 14 19 20 25 26 28 ये अरेंज डाटा है, मगर किसी एक ऑब्जर्वेशंस का हमें डाटा दिया गया, वो हमारे पास क्या होता है, अनग्रुप डाटा होता है, और n इज़ इक्वल टू 10 दिया गया। वेरिएंस का, यानी ये x गिवन है, हम लोगों ने x लिख दिया। ये देखें x का कॉलम मैंने अलहदा अलहदा एक ही पेज पर लिख दिया था, ठीक है, ये, ठीक है। x का 4 8 7 8 10 13 14 19 20 25 और 26 और 28, ठीक है। अब यहाँ हम लोगों ने क्या करना है, अनग्रुप्ड का फार्मूला क्या होता है, वेरिएंस को डिनोट किया जाता है एच स्क्वायर के साथ, इज इक्वल टू समीशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन का होल स्क्वायर। इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, हमें एन चाहिए, एन वो क्वेश्चन में गिवन है कि एन क्या हमारे पास 10 है। फिर हमें क्या चाहिए, एक्स का क्या चाहिए, सम चाहिए, एक्स वैल्यू का सम चाहिए। फिर इसमें क्या क्या है कि एक्स स्क्वायर वाली, यानी जो एक्स वाली हैं उनका स्क्वायर लेके फिर उसका भी क्या चाहिए, सम चाहिए, सम चाहिए, ठीक है। अब हमें क्या क्या है, एक्स का सम चाहिए, तो ये जो सी हमारे पास ये वाली सारी वैल्यूज़ हैं उनका सम ये आ गया 170, यानी 7 + 8 + 10 + 13 + 14 + 19 20 25 26 28, इन सारों को प्लस किया, वो आ गया हमारे पास 170, ठीक है। आगे हमें चाहिए था एक्स स्क्वायर, यानी हर एक्स की वैल्यू का स्क्वायर लेना था, फिर सम। फिर यही किया है कि हर वैल्यू, यानी एक्स की हर वैल्यूज़ का, एक्स हमारे पास ये था 7 × 7 49, 8 × 8 64, 10 को मल्टीप्लाई किया 2 टाइम्स तो वो क्या हो जाएगा 100। इसी तरह 13 को मल्टीप्लाई किया 13 से 169। इसी तरह सारी वैल्यूज़ इस एक्स स्क्वायर के तमाम वैल्यूज़ का सम किया, वो क्या है 3 4
124। ये जो सा है 170 है, ये किसका है, समेशन ऑफ एक्स का सम है, समेशन ऑफ एक्स है। और ये जो सा है ये किसके इक्वल है, समेशन एक्स स्क्वायर के। ठीक है, ये टोटल किसका है, समेशन एक्स स्क्वायर का, और ये टोटल किसका है, समेशन ऑफ एक्स का। ये दोनों वैल्यूज़ इसके अंदर पुट की और हमारे पास क्या आ जाएगा, अनग्रुप्ड का आंसर आ जाएगा। ये देखें, ये अनग्रुप्ड का फार्मूला लगाया और आंसर आ गया ये। अब हमारे पास है ग्रुप डाटा। ठीक है, जिसा हम लोगों ने अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड पॉइंट किए थे ना, ग्रुप डाटा भी होता था, हर उसका ग्रुप डाटा भी था और अनग्रुप डाटा भी था। ठीक है, इसी तरह वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में भी ग्रुप डाटा भी और अनग्रुप डाटा में भी है। ठीक है, तो हमारे पास डाटा है, हमारे पास एक्स दिया हुआ है जिसमें फ्रीक्वेंसी होती है, वो कौन सा होता है, डाटा ग्रुप डाटा होता है। ठीक है, जिसमें फ्रीक्वेंसी क्लासेस गिवन हो या ना हो, मगर जो इसमें फ्रीक्वेंसी गिवन ग्रुप डाटा में लाजमी है कि फ्रीक्वेंसी गिवन होनी चाहिए, तो वो हमारे पास क्या होता है, ग्रुप डाटा होता है। ठीक है, हमें एक्स दिया हुआ है और हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ठीक है, अब इसका फार्मूला देखते हैं, फिर उसको इसके मुताबिक में क्या होता है, समेशन एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ माइनस अंडर समेशन एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ का होल स्क्वायर। अब यहाँ क्या चाहिए कि फ्रीक्वेंसी का सम भी चाहिए और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना है एक्स के साथ, और यहाँ क्या है कि फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर के साथ। ठीक है, अब हम लोग समेशन ऑफ एफ देखते हैं। समेशन ऑफ एफ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का सम होता है। ये क्या है हमारे पास, समेशन ऑफ एफ है। ठीक है, अब हमारे पास सेकंड में क्या था, एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, ये नहीं करना कि एक्स का सम ले लिया, एफ का सम ले लिया, फिर उनको मल्टीप्लाई करके वो यहाँ लिख देना, नहीं, इस तरह नहीं करना। हम लोगों ने इस तरह करना है कि फ्रीक्वेंसी, हर फ्रीक्वेंसी को हर मल्टीप्लाई करना है एक्स के साथ। ठीक है, तो यानी ये किया क्या, 74.5 को मल्टीप्लाई किया 9 को, 74.5 को मल्टीप्लाई किया 9 से, तो हमारे पास आया 670.5। इसी तरह 94.5 को मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ, तो हमारे पास आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, फिर ये इसका ये वाला जो सा सम होगा, यानी इन सबको प्लस करना है, तो उसका ये वाला जो सा सम होगा वो क्या होगा, समेशन एफ ऑफ एक्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा हमारे, ये भी हो गया, ये भी आ गया, ये भी कितना है, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर का सम। तो क्या करना है कि एक्स स्क्वायर की तमाम वैल्यू, इधर एक कॉलम बना लें एक्स स्क्वायर का। मैंने नहीं बनाया क्योंकि मैंने डायरेक्ट किया है, तो एक्स स्क्वायर का कॉलम बनाएं। 74.5 को मल्टीप्लाई करना है 74.5 से, उसका आंसर लिखना है। 94.5 को मल्टीप्लाई करना है 94, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं ना, एक्स की तमाम वैल्यूज़ का स्क्वायर कर रहे हैं, यानी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये बाकी वैल्यू इस तरह कर रहे हैं। फिर इसका जो सा टोटल आएगा ना, उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, एफ से, तो इस कॉलम में लिखते जाना है। फिर जो सा ये सारा जो सी वैल्यूज़ आएंगी, इसका ये जो सा टोटल होगा वो हमारे पास क्या होगा, समेशन एफ ऑफ एक्स स्क्वायर। फिर ये जो सी वैल्यूज़ हैं हम लोगों ने फार्मूले में पुट करनी है और हमारे पास वेरिएंस आ जाएगा किसका, ग्रुप डाटा का। ठीक है, इस डाटा में हम लोगों को क्लासेस नहीं गिवन थी, इस डाटा में हम लोगों को, अब नेक्स्ट है, इस डाटा में हम लोगों को क्या है, क्लासेस गिवन है। ठीक है, इसमें गिवन नहीं थी, देखें इसमें एक्स गिवन था और एफ था, इसमें क्लासेस गिवन है और एफ गिवन है, और वेरिएंस हम लोगों ने फाइंड किया। तो मिड पॉइंट यानी एक्स हम लोगों को चाहिए, क्योंकि फार्मूला क्या है, ये है, एक्स होना चाहिए और एफ होना चाहिए। तो हमारे पास सिर्फ ये दो चीज़ें थी, ये क्लासेस थे और फ्रीक्वेंसी थी। एक्स किस तरह बनता है कि 35 को प्लस करना है 39 से और डिवाइड कर देना है 2 से, 35 प्लस 39 डिवाइडेड बाई 2, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, 37 के। इसी तरह नेक्स्ट क्लास में 40 को मल्टीप्लाई करें 44 से डिवाइड कर देना 2 से, तो हमारे पास 42 आ जाएगा।
इसी तरह 45 को 49 से प्लस करना, डिवाइड कर देना 2 से, वो आ जाएगा 47। इन दोनों वैल्यूज़ को, इनकी दोनों हर क्लास की दोनों वैल्यूज़ को प्लस करना, डिवाइड करते रहना, तो हमारे पास मिड पॉइंट एक्स जो सा होता है वो हम क्या कहलाता है, मिड पॉइंट कहलाता है। ठीक है, तो हमारे पास एफ भी आ गया, एक्स की भी आ गया। बाकी उसी तरह सारा कुछ करना है। एफ ऑफ एक्स यानी हर वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई, यानी 13 को मल्टीप्लाई करना है 37 से, 15 को मल्टीप्लाई करना है 42 से, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। फिर हर एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ को स्क्वायर लेते जाना है, ये मैंने लिखा है कि हर वैल्यूज़ का स्क्वायर लेते जाना है। फिर एक्स स्क्वायर और एफ़ को मल्टीप्लाई करके वो हम लोगों ने, फिर इनके जो से टोटल होंगे वो हम लोगों ने क्वेश्चन इधर लिखने हैं। ठीक है, तो ये ग्रुप डाटा के दोनों तरीके हो गए कि जब क्लासेस गिवन होती हैं तब किस तरह करना है, उसका मिड पॉइंट निकालना है, और जब हमें क्लासेस नहीं गिवन होती यानी एक्स गिवन होता है तो वो हमारे पास क्या होता है, मिड पॉइंट ही होता है।